गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टाइटल है काउंटर क्लेम क्या है, व्हाट इज काउंटर क्लेम। आदेश 8 नियम 6 का सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में काउंटर क्लेम की परिभाषा दी गई है। इसमें बताया गया है कि यदि कोई वादी अदालत में कोर्ट में दावा प्रस्तुत करता है तो प्रतिवादी को भी अधिकार होता है कि उसके विरुद्ध काउंटर क्लेम प्रस्तुत कर सके। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि वादी ने स्वत्व घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा का वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया, एक उदाहरण के बतौर में आपको सर समझा रहा हूं, तो इसमें प्रतिवादी को वादोत्तर प्रस्तुत करना होता है। वादोत्तर जो आदेश 8 नियम 1 में जो समय सीमा बताई गई है कि 30 दिन के अंदर लिखित कथन, जिसे रिटर्न स्टेटमेंट भी कहते हैं, प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। यदि वह 30 दिन में रिटर्न स्टेटमेंट प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो न्यायालय द्वारा जो भी कारण से आदेश पत्रिका में लिखा जाएगा उसके तहत 90 दिन के अंदर उसको प्रस्तुत करना होगा, जो कि अधिकतम सीमा होगी। ये तामील होने से ये लिमिटेशन प्रारंभ होती है। जब वादी के द्वारा वाद प्रस्तुत किया जाता है और प्रतिवादी के द्वारा उसमें वादोत्तर पेश कर दिया जाता है, उसके बाद प्रतिवादी के पास काउंटर क्लेम का भी एक अधिकार होता है। यदि वादी ने किसी संपत्ति का मालिक होने का दावा किया और प्रतिवादी के पास भी ऐसे ग्राउंड हैं, ऐसे आधार हैं कि वह उस संपत्ति का मालिक है, तो वह काउंटर क्लेम करके उसके द्वारा जो आधार हैं उन आधारों पर मालिक होने की मांग अदालत में की जा सकती है। वो ये कह सकता है कि वादी ने झूठा दावा पेश किया है, असल मालिक वो है। सवाल ये उठता है कि यदि वादी ने दावा पेश कर दिया तो क्या प्रतिवादी मौन रहेगा, क्या प्रतिवादी चुपचाप देखता रहेगा, क्या प्रतिवादी के पास कोई अधिकार नहीं होंगे, क्या प्रतिवादी सिर्फ अपना वादोत्तर लिखित करके ही बैठा रहेगा? नो सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये काउंटर क्लेम जो आदेश 8 नियम 6 का में बताया गया है, इसमें यही प्रावधान बताए गए हैं कि प्रतिवादी अपना स्वयं का दावा उसी दावे के अंदर कर सकता है और दोनों का निराकरण एक ही जजमेंट के द्वारा, माननीय न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। प्रति दावा, जिसे काउंटर क्लेम कहते हैं, ये भी वाद पत्र की तरह ही होता है और इसमें भी वही लिमिटेशन लागू होती हैं जो वाद पत्र में लागू होती हैं। इसमें अक्सर सवाल पैदा होते हैं लिमिटेशन के ऊपर भी, तो उसके ऊपर भी मैं आपको डिटेल जानकारी दूंगा, बताऊंगा आगे। जो वीडियो में मैंने बनाया है, एक ई बुक भी मैंने बनाई है, उसी ई बुक में मैंने समस्त जानकारी भी अपलोड करके रखी है। तो आइए सर, मैं शॉर्ट में आपको उसमें से जानकारी प्रदान करता हूँ। जैसा कि सर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, काउंटर क्लेम क्या है, व्हाट इज द काउंटर क्लेम। प्रत्येक प्रश्न का अलग से डिटेल जवाब तैयार किया गया है जो निम्नानुसार है। ये सर एक ई बुक है मैंने जो तैयार की है, इसमें मैंने पूरी डिटेल में काउंटर क्लेम, लिमिटेशन, कानूनी धाराएं, आदेश 8 नियम के तमाम उपनियम इसमें मैंने लिखे हुए हैं, जिसका परिचय मैं आपको करा दूंगा। ये मैं इस ई बुक में से ही मैं आपको पढ़ के ये सारी जानकारी दे रहा हूँ। इस ई बुक को मैं मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉपी पेस्ट कर दूंगा। जब आप वहां से इसको क्लिक करेंगे तो आप सीधा अमेजोन की साइट पर पहुंच जाएंगे। वहां इसकी 99 रुपीज प्राइस मेरे द्वारा रखी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस होती है तो आप इसे वहां से परचेस कर सकते हैं। इसका परिचय मैं आपको आगे वीडियो में करा दूंगा, इसके प्रारंभ से लेकर अंत तक कि इस ई बुक में क्या दिया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, काउंटर क्लेम की हम बात कर रहे हैं। काउंटर क्लेम जो है कि भारतीय विधि के तहत एक प्रक्रिया है जिसमें प्रतिवादी, जिसको डिफेंडेंट भी कहते हैं, अपने खिलाफ दायर मुख्य वाद मेन सूट में, मेन सूट के उत्तर में वादी के खिलाफ एक स्वतंत्र दावा प्रस्तुत करता है। यह दावा मुख्य वाद से संबंधित या उस पर आधारित हो सकता है। इसकी कानूनी परिभाषा और जो प्रावधान जो बताए गए हैं वो ये बताए गए हैं कि जैसे कि सीपीसी 1908 की धारा 6 आदेश 8 नियम 6A 6G से काउंटर क्लेम को मान्यता दी गई है, परिभाषित भी किया गया बुक के अंदर भी। और धारा 6 में धन संबंधी अधिकारिता बताई गई है और धारा 9 में बताया है कि न्यायालय प्रत्येक प्रकार के सिविल वादों का निराकरण करेंगे। आदेश 8 नियम 6A में प्रतिवादी मुख्य वाद के उत्तर में काउंटर क्लेम प्रस्तुत करता है। आदेश 8 नियम 6B में काउंटर क्लेम मुख्य वाद के समानांतर सुना जाता है और आदेश 8 नियम 6C यदि काउंटर क्लेम मुख्य वाद से अलग है तो इसे अलग से सुना जा सकता है। इसी के संबंध में जो है कि आदेश 6 नियम खा में प्रति दावे का कथन किया जाएगा, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। आदेश 6 गा में प्रति दावे का अपवर्जन के बारे में बताया है। सर मैं बुकी में से आपको डेफिनेशन चार्ट में बता रहा हूँ। इसमें बताया है कि जहां प्रतिवादी कोई प्रति दावा उठाता है और वादी यह दलील देता है कि उसके द्वारा उठाए गए दावे का निपटारा
प्रति दावे के रूप में नहीं वरन स्वतंत्र वाद के रूप में किया जाए। मतलब वो स्वयं ही ये कहता है, दलील देता है, तो उसको एक स्वतंत्र वाद के रूप में सुना जाएगा। आदेश 8 नियम 6 में वाद के बंद कर दिए जाने पे क्या प्रभाव होगा, बताया है कि यदि वाद को बंद कर भी दिया जाता है तो प्रति दावा चालू रहता है और उसमें उसी प्रकार से डिसीजन दिया जाता है जिस प्रकार से एक वाद पत्र में डिसीजन दिया जाता है। आदेश 8 नियम 6 में प्रति दावा उत्तर देने के वादी द्वारा व्यतिक्रम के बारे में बताया है। और आदेश 6 में जहां प्रति दावा सफल होता है तो वहां प्रतिवादी को अनुतोष प्रदान किया जाता है जो भी उसने सहायता मांगी है। जिस प्रकार से वादी वाद पत्र में सहायता मांगता है उसी प्रकार से प्रतिवादी भी काउंटर क्लेम में सहायता मांग सकता है। तो एक सर ये बड़ा ही अच्छा उपाय एक सहायता न्यायालय के द्वारा कानून के तहत प्रदान की गई है, जिसमें प्रतिवादी भी अपने अधिकारों का दावा कर सकता है। और एक ही वादों की बाहुल्यता को रोकने के उद्देश्य से भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि यदि एक ही वाद विषय से संबंधित कोई मुद्दे हैं तो उन्हें एक ही वाद में निराकरण किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उनके लिए अलग से वाद प्रस्तुत किया जाए। आदेश 8 नियम 6 में वादों की बाहुल्यता को रोकना भी एक मुख्य मकसद है और एक ही वाद में दोनों का निराकरण किया जा सकता है। और इसमें क्या लिमिटेशन होंगी, क्या समय सीमा होगी और ये किस प्रकार से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी की डिटेल जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। आज हमने काउंटर क्लेम के बारे में जानकारी दी है, क्योंकि इसमें आगे मैं आपको और जानकारी प्रदान कर देता हूं। काउंटर क्लेम की विशेषताओं के बारे में सर मैं बता देता हूं। नंबर 1 है स्वतंत्र। काउंटर क्लेम मुख्य वाद के समानांतर एक स्वतंत्र दावा होता है। जिस प्रकार से वाद पत्र होता है उसी प्रकार से काउंटर क्लेम भी स्वतंत्र दावा होता है। नंबर 2 है इसमें समय सीमा में बताया है काउंटर क्लेम मुख्य वाद के उत्तर रिटर्न स्टेटमेंट के साथ या उसके बाद लेकिन अंतिम तर्कों से पहले दायर किया जा सकता है, या इसको आप वाद विषय के पहले भी प्रस्तुत कर सकते हैं, किन्हीं कारणों पे आधारों पे वाद विषय के बाद भी प्रस्तुत किया जा सकता है। और इसी के आधार पे एक साइटेशन भी है 2018 की भारत के सर्वोच्च न्यायालय की, उसके आधार पे भी मैं आपको जानकारी दे देता हूं जो लिमिटेशन इसमें बताई गई है। हालांकि अभी मैं आपको आगे की जानकारी इसमें दे दूं, उसके बाद मैं आपको वो जानकारी भी सर प्रदान करूंगा। अधिकार क्षेत्र काउंटर क्लेम वही अदालत सुन सकती है जिसके पास मुख्य वाद सुनने का अधिकार है। ये इसका अधिकार के बारे में बताया। इसको हम एक उदाहरण भी देख लेते हैं सर, उदाहरण से हमें आसानी से चीजें समझ में आ जाती हैं। मान लीजिए वादी ने प्रतिवादी के खिलाफ 1 लाख रुपए की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया। प्रतिवादी यह दावा कर सकता है कि वादी ने उससे 50,000 रुपए का भुगतान नहीं किया है। प्रतिवादी यह दावा कर सकता है कि वादी ने उसे 50,000 का भुगतान नहीं किया है और इस आधार पर 50,000 की काउंटर क्लेम कर सकता है। मतलब 1 लाख का तो वादी ने दावा किया उससे, तो वो कह सकता है कि वादी को भी उससे 50,000 रुपए लेने थे जो उसने नहीं दिए, तो ये काउंटर क्लेम एक ही वाद में किया जा सकता है। महत्वपूर्ण बिंदु क्या होंगे सर इसमें, इसके बारे में मैं आपको जानकारी प्रदान कर देता हूँ। नंबर 1 है महत्वपूर्ण बिंदु में काउंटर क्लेम में वे सभी मुद्दे शामिल हो सकते हैं जो मुख्य वाद के निपटारे के लिए आवश्यक हैं। तो इस प्रकार से सर काउंटर क्लेम के ऊपर मैंने आपको शॉर्ट में मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। और ये जो मैंने जानकारी आपको प्रदान की है सर ये ई बुक के अंदर से प्रदान की है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं स्क्रॉल करके इसको ऊपर की ओर ले जा रहा हूँ। ये ई बुक है प्रति दावा दाखिल करने का सही समय सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत, ये ई बुक का हमारा टाइटल है। और यही मेरे वीडियो का जो टाइटल है काउंटर क्लेम क्या होगा, तो वो पूरी जो जानकारी मैंने आपको दी है वो इसी ई बुक के अंदर मौजूद है। और इसमें और भी बहुत सी जानकारियां हैं जो काउंटर क्लेम से ही रिलेटेड हैं, इसमें मौजूद है। क्योंकि कानून एक समंदर है, उस समंदर में से मैं मोतियां छाट कर सर आपके लिए लाता हूं और एक विशेष टॉपिक पे खास तौर से पूरी डिटेल के साथ गहराई के साथ कानूनी जानकारी आपको प्रदान करता हूं, ताकि उस मुद्दे से जुड़े हुए समस्त आपकी समस्याओं का समाधान, आपके मन में उठने वाले तमाम सवालों के प्रश्नों के जवाब आपको मिल सकें। और इसमें ये मेरा इस वीडियो के अलावा मैं इसमें जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी भी जानकारी दे दूंगा। वीडियो सर लंबे हो जाते हैं इसलिए मैं शॉर्ट में वीडियो बनाता हूं। इसमें आप देख रहे हैं क्या इशू फ्रेम होने से पहले या बाद में प्रति दावा दाखिल किया जा सकता है। राइट टाइम टू फाइल अ काउंटर क्लेम अंडर द सिविल प्रोसीजर कोड। कैन अ काउंटर क्लेम बी फाइल्ड बिफोर और आफ्टर फार्मिंग इश्यूज। इसके बारे में हमने इसमें बताया। इसकी सर विशेष सूची के बारे में भी मैं आपको जानकारी प्रदान कर देता हूँ। ई बुक की जो विषय सूची है, इस विषय सूची में ये जो बताया गया है कि नंबर 1 में सर बताया है प्रस्तावना और परिचय, भाग 2 में प्रति दावा, भाग 3 में प्रति दावे की प्रक्रिया, भाग 4 में है प्रति दावा प्रस्तुत करने के आधार, भाग 5 में प्रति दावे से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान और केस, भाग 6 में व्यवहारिक उदाहरण और केस स्टडी, 7 में उपयोगी सुझाव और मार्गदर्शन, 8 में है समापन और भविष्य की दृष्टि और अनुलग्न में है,
और इसमें डिस्क्लेमर भी है। अब मैं सर इसमें आपको वो मुख्य चीज दिखा देता हूँ जो लिमिटेशन से रिलेटेड है। जैसा कि आप फोटो देख रहे हैं स्क्रीन पे, 3 जज साहब के हैं, जस्टिस NV रमन्ना, श्री जस्टिस मोहन M शांतागुरु और जस्टिस अजय रास्त, ये 3 जज साहब हैं। ये सर्वोच्च न्यायालय का ये एक जजमेंट है। ये आप स्क्रीन पे फोटो भी देख रहे हैं जज साहब के। मैं इसमें आपको ये जो मुख्य जजमेंट जो लिमिटेशन के ऊपर बताया गया उसमें जानकारी दे देता हूं सर। ये जो जजमेंट है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का है। ये सिविल अपीलेट जुरिडिक्शन 23599 2018 का है ये फैसला। अशोक कुमार करला वर्सेस विंग CDR सुरेंद्र अग्निहोत्री एंड अदर्स JU। इसमें जो बताया गया है सर कि CPC का ऑर्डर 8 रूल 6A लिखित बयान दाखिल हो जाने के बाद भी प्रति दावे को रोक नहीं है इसमें। मतलब इसमें क्लियर बताया गया है कि यदि आपने लिखित स्टेटमेंट दाखिल कर दिए हैं तो आप प्रति दावे पे उसके बाद भी कोई रोक नहीं है, आप उसके बाद भी काउंटर क्लेम पेश कर सकते हैं। इसमें जो लास्ट में सर बताया है मैं उस पर आपका प्रकाश डाल देता हूं क्योंकि वीडियो काफी लंबे हो जाते हैं। इस जजमेंट में जो मुख्य आधार बताए गए हैं कि असाधारण परिस्थितियों में कार्यवाहियों की बहुलता और प्रभावी पुनः परीक्षण की स्थिति को रोकने के लिए कोर्ट मुद्दों के निर्धारण के बाद भी जब तक कि साक्ष्य दर्ज करना शुरू नहीं किया गया है, मतलब एविडेंस प्रारंभ नहीं हुए हैं, प्रतिवाद स्वीकार कर सकती है। इसका कारण यह है कि मुद्दों के निर्धारण और साक्ष्य की रिकॉर्डिंग शुरू होने के बीच हस्तक्षेप की अवधि के दौरान कानूनी कार्रवाइयों में कोई महत्वपूर्ण बढ़ोतरी नहीं होती है। यदि इस अवधि के दौरान एक जवाबी दावा लाया जाता है तो यदि आवश्यक है हो किसी पक्ष के अधिकारों के गंभीरता के साथ पक्षपात किए बिना और उसके मुताबिक साक्ष्य दर्ज करते हुए कोर्ट द्वारा एक नया मुद्दा तैयार किया जा सकता है। मतलब एविडेंस प्रारंभ नहीं हुई है, इसमें जो बताया प्रति दावा स्वीकार कर सकती है कि मुद्दों के निर्धारण और साक्ष्य की रिकॉर्डिंग शुरू होने के बीच, मतलब जो है कि मुद्दों के निर्धारण और साक्ष्य की रिकॉर्डिंग शुरू होने के बीच हस्तक्षेप की अवधि के दौरान कानूनी कार्रवाई में कोई महत्वपूर्ण बढ़ोतरी नहीं होती है। तो माननीय न्यायालय का इसमें कहना है कि इस स्टेज पे भी काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया जा सकता है, वाद विषय बनने के बाद भी पेश किया जा सकता है, अंतिम तर्क होने से पहले भी सर प्रस्तुत किया जा सकता है। उसकी वजह ये है उसमें महत्वपूर्ण वजह कि कई बार वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत किया, अब वाद कारण जो उत्पन्न हुआ वो अंतिम तर्क से पहला उत्पन्न हुआ, तो उन वाद कारणों को आधार बना के भी काउंटर क्लेम माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। और यदि माननीय न्यायालय ये पाते हैं, यदि माननीय न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि इनका वाद कारण बाद में उत्पन्न हुआ है और यदि इनका काउंटर क्लेम स्वीकार नहीं किया गया तो इनको गंभीर रूप से नुकसान होगा और न्याय प्राप्ति से वंचित हो जाएंगे, तो इसी दशा में भी काउंटर क्लेम स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन इसका इशू फ्रेम होने से पहले ही काउंटर क्लेम पेश किया जाता है या इशू वाद विषय बनने के बाद भी प्रस्तुत किया जा सकता है। रिटर्न स्टेटमेंट के साथ ही इसको प्रस्तुत किया जाता है। 3 वर्ष की लिमिटेशन की अवधि जो लिमिटेशन एक्ट 1973 लिमिटेशन एक्ट 1963 के अनुच्छेद 113 में बताई गई है, 3 वर्ष की लिमिटेशन, उसके तहत इस पे भी लिमिटेशन लागू होती है। लेकिन ये विभिन्न कारणों विभिन्न आधारों पर इसको बाद में भी प्रस्तुत किया जा सकता है और माननीय न्यायालय यदि उचित समझता है तो उसको स्वीकार भी कर सकता है। तो ये सर जो ई बुक आप देख रहे हैं, ये सारी जानकारी मैंने आपको ई बुक में से ही दी है। और ये आप जैसा कि देख रहे हैं स्क्रीन पे कि ये जो मैंने जजमेंट का जो बताया आपको अभी जस्ट, ये माननीय न्यायालय का आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तीनों जजों का, 3 जजों की पीठ ने कहा कि CPC के ऑर्डर 8 रूल 6A लिखित बयान दर्ज होने के बाद प्रति दावा दाखिल करने पर कोई रोक नहीं लगाता। ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्धारित किया गया है। तो ये आप देख रहे हैं सर स्क्रीन पे, मैंने जो जजमेंट का पूरा डिटेल भी इसमें लगाई है। तो इस प्रकार से सर काउंटर क्लेम क्या है, व्हाट इज काउंटर क्लेम, इससे रिलेटेड मुकम्मल कानूनी जानकारी सर मैंने आपको प्रदान कर दी है। उम्मीद है आपकी समस्या का भी समाधान हुआ होगा और आपके ज्ञान में भी वृद्धि हुई होगी। मेरे वीडियो को सर आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।